नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ शॉर्ट्स पर। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ, और वह जरूरी विषय है एलोपेशिया। कितनी हैरत की बात है कि किसी की स्वास्थ्य स्थिति या उसका लुक किसी दूसरे के लिए चुटकुला बन जाता है और हम सब इस पर एक साथ हंसते हैं, बिना ये समझे कि हमारी ये सामूहिक हंसी उन लोगों को कितना आहत कर रही होगी जो इस जटिल समस्या से गुजर रहे हैं। एलोपेशिया ऐसी ही एक ऑटो इम्यून स्थिति है जो किसी को भी हो सकती है। इसमें व्यक्ति अपने बाल खोने लगता है और इसका असर कभी कभी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए आज हेल्थ शॉर्ट्स के मंच पर हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिसने न केवल एलोपेशिया का पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला किया, बल्कि वह दूसरों को भी ब्यूटी के इन स्टीरियोटाइप से बाहर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं नीरा जलछत्री जी का। नीरा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाती हैं और साथ ही वह लेखन एवं फिल्म निर्देशन से भी जुड़ी हैं। नीरा जी, स्वागत है आपका मिलेनियल्स के वन स्टॉप हेल्थ एंड वेलनेस डेस्टिनेशन हेल्थ शॉर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया योगिता जी, बहुत शुक्रिया आज की बातचीत रखने के लिए और मुझे अपनी बात कहने का मौका देने के लिए। नीरा जी, हेल्थ शॉर्ट्स पर हम महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर बात करते हैं, मेंटल हेल्थ पर बात करते हैं, उन सारे सोशल टैबूज पर बात करते हैं जो लड़कियों के रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एलोपेशिया एरिटा पर, जो एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें आपको अपने बालों के कारण कई बार मानसिक तनाव, इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अभी भी इस बीमारी के बारे में नहीं जानते, तो आप क्योंकि इसका सामना कर रही हैं, बहुत हिम्मत से सामना कर रही हैं, तो आप पहले अपने बारे में बताइए और फिर इस बीमारी के बारे में। दरअसल एलोपेशिया जो है वो एक तरह का बॉल्डनेस है। हम देखते हैं कि सामान्यतः जो है व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसके बाल झड़ते हैं और धीरे धीरे वो एक काफ़ी जगह घेर लेते हैं। काफ़ी बुजुर्गों को आपने देखा होगा कि एक पूरा पैच बन जाता है, लेकिन ये बात उम्र के साथ आती है। एलोपेशिया एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका बॉडी, आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आप ही के खिलाफ जो है काम करने लगती है और आपके शरीर के किसी खास हिस्से को, खासकर बालों के स्कर्ब्स को जो है वो टारगेट कर लेती है, तो वो धीरे धीरे वहाँ अटैक करती है, जिसकी वजह से बालों में एक पैच बनना, बॉल्डनेस वाला जो जिसे हम गंजापन कहते हैं, उसका एक पैच बनना शुरू होता है। और ये 3 तरह की है। एक तो एलोपेशिया एरिटा, जहाँ हम छोटे छोटे पैचेस देखते हैं बालों, मतलब सर के एक हिस्से में बनना शुरू होते हैं और वो धीरे धीरे वो जगह बढ़ती जाती है, या वो पैचेस सर के अलग अलग हिस्सों में कई जगह हो सकते हैं। दूसरा जो एलोपेशिया है जिसे हम कहते हैं टोटलिस, जिसमें पूरा सर जो है वो पूरे सर के बाल एक साथ चले जाते हैं और एकदम बॉल्ड हो जाता है सर, अब गंजापन जिसे आप कहते हैं। और एक यूनिवर्सल कहा जाता है एलोपेशिया यूनिवर्सल, जो जिसमें पूरे बॉडी के हेयर लॉस हो जाता है, यानी कि एप्रोज के जो हमारे स्किन पे जो हेयर्स हैं वो सभी मतलब पूरी तरह से बॉल्डनेस है। ये है मतलब, और चूंकि ये बहुत रेयर डिजीज भी है, ये बहुत कॉमन डिजीज नहीं है, लाखों में कुछ लोगों को होती है, 1-2% मतलब 1 या 2 लोगों को, तो इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जो सोशल टैबू है या जिस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें, अवेयरनेस का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में जब आपको आपके यहाँ जो सौंदर्य मानदंड हैं, जो मिथक हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अपोजिट ऐसा डिसऑर्डर हो जाता है तो चैलेंजेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ये बात सही है। सो ये है एलोपेशिया, ये है। मुझे कब हुआ और जी आप
मीरा, कहना चाह रही थोड़ा सा आप अपने बारे में बताती तो अच्छा लगता, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी हूँ। जी। पर्सनालिटी है। आप न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती हैं, इसके अलावा भी आपकी रचनात्मक उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं। मैं चाहूंगी उनके आ, बारे में भी आप एक बार बात करें। जी, शुक्रिया। सो मैं आपने बता ही दिया कि फिलहाल मैं दौलत राम कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा सिनेमा मेरा पैशन है, तो मैं अभी फिल्म में कुछ करना चाहती हूँ। तो पहली एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है, उसको लोगों ने पसंद किया, रिकॉग्नाइज किया, और लिखती पढ़ती रहती हूँ, बस यही खास बात है। अब अगर इसके अलावा मतलब हाँ, क्रिएटिव काम पसंद है अपने। अगर पीछे मुड़ के देखूँ, जो छोटी सी यात्रा रही है, तो मैं लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो में आरजे भी रही हूँ। और चूंकि क्रिएटिव कुछ कुछ करने का शौक था, तो कुछ समय के लिए टीचिंग से स्विच ऑफ किया और चेंज किया। तो मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर भी रही हूँ कुछ वक्त के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक जर्नी है, मतलब क्रिएटिव काम पसंद है। सो ये एक छोटी सी यात्रा है। हाँ, आपने कहा कि कहाँ से ये शुरू हुआ। मैं बहुत छोटी थी, शायद 8-10 साल की रही होंगी। एक बहुत छोटा सा पैच बना सर पे, और जो एलोपेशिया का था, जिसे चूंकि मैं एक थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे बता देती हूँ। मैं एक लोअर क्लास से आने वाली मजदूर फैमिली से आने वाली लड़की हूँ। तो वहाँ पर वो अवेयरनेस नहीं थी। मैं अपनी पूरी फैमिली की पहली एजुकेटेड पर्सन भी हूँ, शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी हूँ। सो वो अवेयरनेस नहीं थी, तो तमाम जो घर की चीज़ें थी वो सब अप्लाई हुई, डॉक्टर्स के पास भी, जो जिसने जहाँ कहा वो करते रहे। तो लेकिन वो पैच धीरे 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 सर के एकदम शुरू के आगे के हिस्से में था, जो पूरे हेयर लॉस नहीं हुआ, एक पैच बना। और चूंकि अवेयरनेस भी नहीं थी और पता भी नहीं था, तो वो पैच धीरे धीरे बढ़ता गया। और ऑलमोस्ट 5, जब मैं थोड़ा चीज़ें समझने वाली हुई 15-16 की, तो तब तक इतना सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका था सर पे, जो घर वाले कर रहे थे, और मुझे बहुत पता भी नहीं था उसके बारे में कि क्या किया जा रहा है। कभी कुछ लगा देने, कभी कुछ। तो 15-16 में मैंने उनसे कहा कि देखिए, ऐसा है कि बहुत हो गया, अब मेरे सर को ना एक्सपेरिमेंट लैब मत बनाइए, और अब मुझे कोई दवा नहीं करनी है। और फिर ठीक है, वो तब उसके, क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, आपको पता नहीं होता है आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। खैर, तो वही 15-16 की एज में मुझे लगता है वो पैच थोड़ा और बड़ा हुआ, लेकिन बहुत विजिबल नहीं था, क्योंकि वो बीच में था, और साइड से अगर आप उसको कवर अप करते थे दूसरे हेयर से, तो नहीं दिखता था। लेकिन वो था, वो विजिबल भी होता था। तो आप ऑब्वियसली कई बार आप जिस तरह से भी उसको कवर करें, कई बार वो अनकवर हो ही जाता था। तो ये सब था। तो ये तब की शुरुआत है मुझे लगता है, और वो धीरे 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 इन बीते कई सालों में वो पैच काफी बड़ा हो गया, फिर उसे कवर करना मुश्किल हो गया। देन कई सारी और चीजें, यहाँ तक कि एक बार अभी हाल के दिनों की बात करूँ, तो एम्स में भी इस पे एक फ्रेंड ने कहा कि चूंकि आप एक बार कोशिश कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला दिस इज स्कारिंग एलोपेशिया, ये बढ़ता जाएगा, तो आप इसको कुछ कर नहीं सकते नीरा, इसमें इसका कुछ वैसे अगर मैं कहूँ तो खास कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो ठीक है, वो हो गया, फिर डिसेटल हो गया कि नहीं हो सकता है। तो मीरा, आपको लेकिन सॉरी, आपको जी जी मीरा, जी 10 से 15-16 साल तक की ये वो उम्र होती है जब टीनेज में आप एंटर कर रहे होते हैं, और आप अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। और यही वो समय होता है जब आप अपने पीयर ग्रुप में बुलिंग का भी शिकार हो सकते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट क्या कभी रहा, आपको कभी फेस करना पड़ा? एक्चुअली लकीली मैं बोलूँ तो मुझे मेरे दादाजी ने बड़े प्यार से पाला है, और उस परवरिश में ये चीज शामिल थी हमेशा से। जब मुझे ये एलोपेशिया हुआ भी नहीं था, मैं 5 मेरे ख्याल से 4-5 साल की उम्र में उनके पास पहुंच गई थी। तो उन्होंने ही मुझे 20-22 साल की उम्र तक की उनकी परवरिश, वो हिस्सा।
तो उन्होंने हमेशा जिस तरह से पाला, तो उनमें उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी कभी। उन्होंने हमेशा, जैसे आप छोटे से बच्चे को बताएं कि लोग कैसे दिखते हैं, इनमें उनका कोई योगदान नहीं है। इस पे शर्म करना या गर्व करना बेकार की बात है। हाँ, आप कैसा व्यवहार करते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आप छोटे से बच्चे को जब इस तरह से परवरिश दे रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, और उसमें वो हमेशा मुझे याद है कि मुझे कॉन्फिडेंस उन्होंने कूट के भरा हुआ था। तो इस तरह से कि मतलब आप जैसे भी हैं, यू आर द बेस्ट। ये हर दिन जब मुझे कोई परेशानी नहीं थी तब भी मुझे बताया जा रहा था। और शायद मैं एक वन एंड ओनली चाइल्ड भी हूँ अपने पेरेंट्स की। तो और दादाजी, मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेरी दादी जो है वो, मैंने बताया मैं मजदूर फैमिली से आती हूँ। वो दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी और उन्होंने मुझे पाला। और बाबा मेरे जो है वो, दादाजी, वो चाय की जो स्टॉल छोटी सी लगती है वो करते थे। तो दिन भर बहुत हार्ड वर्क करते थे वो, और मेहनत का मूल्य बहुत ज्यादा समझ में आता था। उन्होंने बहुत समझाया भी था। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बचपन में ही सिखाई थी कि आप क्या काम करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे दिखते हैं इसका कतई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जैसे भी दिखते हैं विद इन 5 मिनट्स वो सारी चीजें हवा ऐसे आप नहीं खोलते हैं। तो या आपकी जितनी भी नॉलेज है, तो आप व्यवहार कैसे करते हैं, आपको ज्ञान कितना है, और आप दुनिया को डील कैसे करते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो हमेशा ये चीजें समझाते थे। और किसी भी आधार पे किसी के साथ डिफरेंशिएट नहीं करना है, ना रंग के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे। तो वो परवरिश थी। तो जब आपके सामने कोई परेशानी, और लेकिन मेरी जो दादी थी वो ऑब्वियसली इसी सोसाइटी का हिस्सा थी, बहुत पेट्रियार्कल थी। तो उनके सामने एक बड़ा टास्क जैसे कि रहता ही है कि भाई 18 का हो और शादी कर दे। और दादाजी कहते थे कि तुम्हें क्या करना है ये तुम ही तय करोगी। जैसे मैं 6th क्लास में थी और मुझे लग रहा है कि मैं कौन से मतलब उस समय हम लोग आर्ट साइंस का कुछ था मामला, 1-2 सब्जेक्ट की चॉइस होती थी। तो मैं उनसे पूछती थी मैं क्या करूं, तो अब कोई बताने वाला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें साइंस स्ट्रीम लूं कि मैं आर्ट स्ट्रीम लूं कि मैं क्या पढूं, वो सारी चीजें उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ी थी। और उन्होंने एक लाइन हमेशा बोली कि तुम बहुत समझदार हो, और तुम क्या चाहती हो, तुम क्या करना चाहती हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो यू शुड डिसाइड ना। मतलब मैं अभी अंग्रेजी बोल रही हूँ, ऑब्वियसली वो अवधी में मुझसे बात करते थे कि बच्चा तुम सबसे बढ़िया जानती हो कि तुम क्या करोगी जीवन में, तो तुम्हें कोई दुनिया में बताने वाला नहीं है और तुम बताएगा भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानता है। सिर्फ लोग अपने ख्वाहिशों को थोप देते हैं, और ये गड़बड़ है, क्योंकि हम नहीं जानना चाहते कि बच्चा खुद क्या सोचता है। तो उन्होंने मुझे बहुत सोचने के लिए प्रेरित किया कि तुम पहले अपनी पसंद को समझो और क्या करना है ये तय करो। तो ये वाली सारी परवरिश चल रही थी। तो इस बीच में जब वो मुझे लगता है छवि, जब वो स्पॉट डिटेक्ट हुआ, तो घर के लोग ज्यादा परेशान हुए बनिस्बत मेरे। मुझे लगा ठीक है, चल रहा है। एंड एक और चीज, एलोपेशिया मतलब मेरे जीवन में उसने बहुत पॉजिटिव भूमिका अदा की है। मैं जिस तरह से लोअर मिडिल क्लास से आती हूँ, वहाँ पर बहुत जल्दी शादियाँ कर दी जाती हैं। तो मेरी दादी बड़ा ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने 9th-10th में, कि बस हो गया 10th। और मुझे याद है कि उस समय मैं सोची थी काश कि कुछ ऐसा हो कि मतलब या तो आप इतने बड़े हो जाओ, डिसीजन खुद लेने लग जाए तो अलग बात है। मैं सोचती कुछ ऐसा हो कि मुझे वक्त मिले अपने कामों को करने का। एंड सडनली वो एलोपेशिया जो है वो पैच बढ़ना शुरू हुआ। एंड घर के मतलब दादी या इस तरह के लोगों ने सोचा शादी तो कैसे ही होगी, है ना, तो अब क्या ही ढूंढे, क्योंकि सब तो बताना पड़ता है। और आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छा ठीक है, अब इत्मीनान से पढ़ेंगे। और बाबा भी बहुत खुश, क्योंकि वो घर की जो महिलाएं हैं उनका प्रेशर एकदम खत्म। तो अब मैं और दादाजी दो थे जो डिसाइड कर रहे थे कि जीवन में क्या करना है। एंड उन्होंने बहुत मुझे बकअप किया हुआ था। अच्छा, अपने आसपास, क्योंकि जिस मैं बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ मैंने
मैरिड वुमेन्स की या एक्चुअली औरतों की बड़ी दुर्दशा देखी थी। तो शादी को लेके कोई खास क्रेज था नहीं कभी मुझ में कि शादी करनी है, तो मुझे लगता था नहीं, इंडिपेंडेंट होना है। और वो बात उन्होंने मुझे बचपन से दिमाग में भरी थी दादाजी ने, कि जो भी तुम्हारे आसपास की चीजें हैं उसको तुम सिर्फ एजुकेट होके चेंज कर सकती हो। तो अगर तुम्हें सराउंडिंग से निकलना है, सराउंडिंग को चेंज करना है, तो तुम वर्क मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तो कभी इस पे ख्याल नहीं रहा कि हम कैसे देखते हैं, क्योंकि हम कोई प्रपोज भी करता तो शायद मैं मना कर देती। हालांकि किया भी, टीनेज में तो लोग करते ही हैं। तो आप पूरे मोहल्ले में सिर्फ आप ही फर्स्ट आते हैं, तो आप बड़े पता चलता है कि आप बड़े लाइमलाइट में आ गए। आप पेंटिंग, आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, आपके टीचर्स आपको घर पे बकअप करने आ रहे हैं, आप पूरे मोहल्ले में ना वैसे बच्चे हो रहे हैं। क्लास 12 में आप पास आउट होते हैं और आपको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द उस साल का ईयर का अवार्ड मिलता है। तो आप ऐसे बड़े, मतलब मैं बड़ा वैसी हेड गर्ल नहीं थी, फिर भी लाइमलाइट में हमेशा रही। तो आप चार्म आपको लेके बहुत है, लेकिन आपका ख्याल कहीं और है, आपका ध्यान स्टडी पे है या किसी और चीज पर है, अपने आप को तराशने में है। तो वो सारी चीजें चल रही थी साथ साथ। तो इसने तो मतलब मेरे लिए तो बड़ा पॉजिटिव, बड़ा शेड का काम किया। एक और चीज, जब आपको कोई फिजिकल हेल्थ की परेशानी होती है तो आप दूसरों के दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। फिर चाहे वो काले रंग को किसी को कहकर कोई टॉन्ट करना हो, या आपके आसपास किया जा रहा हो, किसी लड़की को टारगेट किया जा रहा हो, या किसी को हाइट को लेकर किया जा रहा हो, या किसी और चीज को, तो आप समझते हैं कि ये गलत है। तो आप सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आपकी परेशानी आपको सेंसिटिव बनाती है, समझदार बनाती है। और मुझे तो उसने बहुत खूबसूरत शेड दिया, एक वक्त दिया कि मैं अपने कामों को अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकूं। तो बहुत पॉजिटिव, इसीलिए मैंने जब वो पोस्ट लिखी तो लिखा थैंक यू एलोपेशिया। क्योंकि जिस तरह की कंडीशनिंग और इंडियन सोसाइटी में हम रहते हैं, माँ बाप पैदा करते ही सोचने लगते हैं कि भाई शादी करना है, और वो लड़का लड़की दोनों के साथ करते हैं। मतलब आप अपने मन का जीवन जी कहाँ पाते हैं? वो किसी और का जीवन है जो आप अपने कंधों पे ढोए हुए चले जाते हैं बहुत लंबे वक्त तक। बहुत बहुत देर में आप रियलाइज करते हैं कि आपको कुछ करना था, और वक्त निकल चुका होता है। तो मैं इस बारे में बहुत ब्लेस्ड थी और मैं बहुत खुश थी। दुनिया में सबसे बेहतरीन लोगों ने मुझे पाला है। तो आप समझ सकते हैं मेरा एकदम कॉन्फिडेंस हाई। जैसे बैकग्राउंड में आर्थिक पृष्ठभूमि नील है, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि जो कुछ होगा तुम आगे बढ़ के करना, बाकी हम देखेंगे। मतलब कमाल चीज थी दादाजी, तो मैं क्या बताऊं। तो मैं अब ये बात हमेशा क्लासरूम टीचिंग में भी एग्जाम्पल देती हूँ, पर्सनल दोस्तों से मिलती हूँ तभी, कि बहुत रेयर ऐसे आपको बुजुर्ग मिलते हैं जो बड़े कबीर पंथी और वैसे सारी चीजों को धता बताते हुए, सारी सोशल टैबू को धता बताते हो, कहें कि बस तुम्हें आगे बढ़ना है और वो करना है जो तुम करना चाहती हो। जैसे 6-7 के बच्चे को क्या उस हमारे उसमें तो इतनी अक्ल नहीं होती थी, और उससे कहा जाए कि यू शुड डिसाइड, तुम्हें क्या करना है, तुम तय करो। अब वो सोच रहा है बेचारा बैठ के। तो बड़ा मजेदार वक्त है, रहा है वो पूरा। मतलब ये सब रहा है। नीरा हमेशा ड्राइविंग सीट पर रही। हाँ, एक्चुअली हमेशा ही मेरी मतलब अपनी जिंदगी की गाड़ी को मैंने ही ड्राइव किया है, उस सीट पर किसी और को कभी नहीं। और वो मुझे बचपन से ही बिठा दिया गया कि भाई तुम्हें ही करना है, जो करना है तुम देख लो। और ये मतलब रियली मैंने अपनी 16 से लेकर 26 की एज तक हमेशा थैंक यू ही बोला है एलोपेशिया को, कि तुमने वो सब करने का मौका दिया। जैसे मैं सोच रही थी, वाओ, हम लोग के समय में रेडियो बड़ा चार्म हुआ करता था, तो मुझे लगता था कि काश हम भी कभी इस पर बोले। हुआ ये कि मैं कहीं बात कर रही थी अपने मतलब ऐसे ही एक बुजुर्ग जो मतलब मेरी दादी के जो है वो भाई थे, वो कहीं और पे जो हाउस सर्वेंट का काम करते थे, तो मैं उनसे मिलने गई थी। तो मैं उनसे बात कर रही थी, सडनली उनके ओनर जो वो साइंटिस्ट थे, और मेरी बात में उनसे बहुत पटी, क्योंकि जब भी हम लोग एजुकेशन की बात करते थे तो वो मुझे बहुत बकअप करते थे। और तो वो निकल कर आए और बोले, ओ मुझे लगा रेडियो चल रहा है, और वो बंगाली थे। तो उन्होंने कहा मिस्टर भट्टाचार्य ने कि मैंने सोचा कि मतलब हमारे बाड़ी, मतलब उन्होंने कहा हमारे घर में बांग्ला हिंदी चैनल किसने चला दी। तो
मैं जब जाती थी तो वहाँ भूपेन हजारिका बज रहे होते थे या रविंद्र संगीत। तो खैर, तो उन्होंने मुझे कहा नीरा यू शुड ट्राई ऑल इंडिया रेडियो। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं गई देने के लिए, और मैं रेडियो बहुत सुनती थी। तो तलफ्फुज़ मेरा रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन वाला जो पूरा मामला था, उसके लिए क्रेडिट भी ऑल इंडिया रेडियो को ही जाता है, क्योंकि मैं रेडियो सुनती थी और तलफ्फुज़ वहाँ से दुरुस्त हुआ था। सो गए और वहाँ हो गया। तो जस्ट ग्रेजुएशन मैंने पास आउट किया। मैं प्रीवियस में मैं ऑल इंडिया रेडियो में उस समय का अच्छा जो यूथ का प्रोग्राम था वो मैं होस्ट करने लगी। तो बड़ा मजेदार एक जर्नी चल रहा था। तो उसमें एलोपेशिया ने मतलब मुझे सपोर्ट बहुत किया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कवर अप हो जाता था। फिर और अपना नॉर्मल सी सारी चीज चल रही थी। हाँ, मैं एक और चीज मेंशन करूंगी। एलोपेशिया ने मेरे जीवन में एक फिल्टर का काम भी किया है। और जैसे मुझे कई बार होता है, आप तमाम लोगों से अपने जीवन की इस शुरुआती यात्रा में मिलते हैं, फिर आप बहुत हर्ट भी होते हैं, खुश भी होते हैं। हर्ट होते हैं तो लेसन की तरह लेते हैं, और खुश होते तो क्या ही बात है, अच्छे लोग मिलते हैं। लेकिन एलोपेशिया ने हर्ट होने के चांसेस बहुत कम कर दिए, क्योंकि उसने मेरे जीवन में एकदम फिल्टर की तरह वो आया, वो लगा दिया कि ज्यादातर स्कूल कॉलेज में भी बहुत सेंसिटिव किस्म के लोग मेरे दोस्त बने। मैंने बताया कि मैं अपने कॉलेज में पॉपुलर थी थोड़ा, हालांकि मैं सीरियसली मैं कम बात करती थी, लोगों से पढ़ती उड़ती रहती थी। तो लेकिन लोग मुझे पसंद बहुत करते थे। लेकिन मैं दोस्ती बहुत सोच समझ के कर रही थी। लोग अपनी बड़ा काउंसलर हो गई थी भाई, बड़ा मजेदार मामला था। लोग आके वो टीनेज प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और अपन पूरा बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। तो खैर वो सब था। लेकिन अगर मुझे लगता था कि दोस्ती करना चाहते हैं मेरी एज ग्रुप के लोग और बच्चे, लड़कियां, और मैंने उनको किसी का मजाक उड़ाते हुए देख लिया कहीं, तो मैं बात तो करती थी, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट में वो शामिल नहीं हो पाते थे कभी। क्योंकि मुझे लगता है था कि अगर इतना सेंसिटिव नहीं है आप कि आप किसी भी बात पे किसी का मजाक उड़ा रहे हो, आपको हंसने के लिए किसी का मजाक उड़ाने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आपका हंसने वाला टेस्ट या ना वो थोड़ा गड़बड़ है। तो फिर वो अपने आप ही मेरी लिस्ट से डिस्कार्ड हो जाते थे। क्योंकि आप चूंकि अपनी चीजों को लेके आपको पता है कि क्या है, तो आप दूसरे के दर्द को लेकर भी सेंसिटिव हो चुके होते हैं। तो इसने क्या किया कि मेरे बहुत सारे ऐसे एक वो फिल्टर लग गया कि वहाँ जो सिर्फ सेंसिटिव हैं, थोड़े समझदार हैं, जो वाकई आपको बहुत प्यार करते हैं और हर हालत में आपको प्यार करेंगे, ऐसे कुछ क्लोज बहुत अच्छे दोस्तों का सर्कल मुझे मेरी टीनेज में ही मिल गया। और ये इसमें भी बाबा का ही, मेरे दादाजी का योगदान। उन्होंने हमेशा कहा कि भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए और एकांत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो उस समय कोटेशंस भी पढ़ते हुए मुझे याद है कि वार्तालाप, एक लाइन थी मुझे बड़ी मजेदार लगती थी, तो लंबे समय तक मेरे साथ रही। वार्तालाप बुद्धि को मूल्यवान बनाता है, लेकिन एकांत प्रतिभा की पाठशाला है। तो होता ये था कि मुझे लगता था ठीक है, डिस्कशन इज गुड, बट अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव चाहते हैं, तो आपको अपने लिए समय मिलना चाहिए, होना चाहिए। तो एकांत से कभी मुझे डर नहीं लगा, अकेले होने से, आइसोलेशन से। एक तो मैं वन एंड ओनली चाइल्ड रही हूँ, तो और मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड मेरे दादाजी थे, और वो बुरे 5 साल की उम्र से 20-22 साल की उम्र तक वो रहे। तो क्लोज फ्रेंड सब, और क्लोज फ्रेंड भी हैं और सबसे ज्यादा प्यार भी आपको दुनिया में वो कर रहे हैं, और आप उनका हार्डवर्क देख रहे हैं। तो मैं हमेशा जब जैसे से पढ़ना लिटरेचर शुरू किया, तो आई रियलाइज बहुत लंबी 20 साल की उम्र में कि हम महापुरुषों के बारे में या बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं और बड़ा इंस्पायर होते हैं, लेकिन ऐसा ही कोई इंसान आपको पाल रहा होता है। तो आप में हीन भावना, आप में अपने आप को लेकर बहुत जजमेंटल होना, आपको किसी भी तरह से किसी कमी को लेकर परेशान जैसे कभी आया ही नहीं था। अब आप ये समझिए कि लंबे वक्त तक छत जैसी चीज नहीं मुहैया हो पाई थी। तो हम जहाँ रहते थे वो किसी का घर था जिनकी छत पर हम सोया करते थे, और ये 9th क्लास तक था, कमरा नहीं था। तो अब आप ऐसे बच्चे को कैसे समझाएंगे कि जो सिचुएशन है उसमें ही सबसे बेस्ट हो। तो मेरे दादा जब मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे, सुबह वो काम पे जाते थे, मुझे छोड़ते जाते, तो मुझे सड़क पर सोए एक बच्चे की तरफ दिखा के कहते थे कि देखो बेटा, कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं, हमारे पास अभी भी सोने के लिए एक जगह है, तुम अभी भी स्कूल जा रही हो, बच्चा नहीं जा सकता है।
आप ये समझिए कि इस तरह से पाला था उन्होंने। तो जो आपके पास है ना, वो इतना ज्यादा है और इतना सफिशिएंट है, जो दुनिया में बहुत रेयर लोगों के पास है। ये हमेशा मुझे बताया गया कि, और ये भी बताया गया कि तमाम सुख सुविधाएं आप इकट्ठी कर लेंगे, अगर आपको सच में प्यार करने वाले आपके करीब लोग नहीं हैं, तो आप बहुत निर्धन हैं। तो जब मैं ऐसे उठा के देखती थी, तो मुझे लगता था कि अरे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति मेरे साथ हर समय है, और मुझसे ज्यादा ब्लेस्ड, और मैं सोचती थी मुझसे ज्यादा धनवान दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको ऐसे पाला गया, तो कभी ये मतलब आप फिजिकल अपीयरेंस पे उस तरह से कभी हीन मानना सवाल, मतलब आप समझिए कि ये परवरिश का हिस्सा था। नीना, आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। एक बहुत जरूरी मुद्दे की तरफ आपने ध्यान दिलाया कि किसी का शरीर, हमारा चुटकुला, और ये एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बालों का ना होना भी चुटकुला है, किसी एक हिस्से पर बालों का होना भी चुटकुला है। तो इस समय पर आप जैसी पर्सनालिटी का मुखर होना बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या मानती हैं कि क्यों ये इस तरह के ट्रेंड को कैसे हम लोग रोक सकते हैं? हम कैसे इसका, क्योंकि जब हंसते हैं तो हंसी भी जैसे संक्रामक होती है, एक व्यक्ति हंसता है तो सारी दुनिया हंसने लगती है। हम कैसे खुद को इन चुटकुलों का हिस्सा बनने से रोक सकते हैं? जी, तो हम ये पहले तो एक्सेप्टेंस का मसला है कि हम ये माने कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत स्त्री विरोधी, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी, या यूं कहें ट्रांसजेंडर। आप सिर्फ बात जो है सौंदर्य के मानदंड और सोशल टैबू की नहीं है। आप देखिए कि आप जो आपसे थोड़ा सा भी अलग है, आप उसको किस तरह से पुकार रहे हैं, और वो आपके लिए इतना नॉर्मलाइज कैसे हो जाता है। अब मैं बात कर रही थी कि अगर आपको वाकई इन चीज़ों से लड़ना है और इन पर तो आप सबसे पहले आपको बात करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको अपने सिलेबस में ये शामिल करना पड़ेगा, जेंडर सेंसिटिव होना, इस तरह के सिलेबस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि आपको सोशल जो नॉर्म्स हैं सौंदर्य के, उनको वापस से फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। फॉर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है और बहुत सामान्य एग्जाम्पल है जो मैं अक्सर बातचीत में देती हूँ क्लास में, कि आप रंग को लेकर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कलर को लेकर हमारे यहाँ लिटरेचर से लेकर सोसाइटी के आम लोगों में गजब का एक टैबू भी है और डिस्क्रिमिनेशन भी है, भेदभाव भी है। आपके मुहावरे काले रंग को लेकर है, ठीक है, और आपके प्रतिदिन के मुहावरों में, भाषा में आप इस रंग के खिलाफ काफी बोलते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो रंग है वो किसी की एक्वायर्ड चीज नहीं है। आप दक्षिण भारत में पैदा हो जाएंगे, ऑब्वियसली वहां पे ठंड नहीं पड़ती है, मेलानिन ज्यादा शरीर में बनता है, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा। आप पहाड़ के क्षेत्रों में यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ पैदा होंगे, ऑब्वियसली वहां पे ठंड बहुत रहती है, धूप का उस तरह से और उतना एक्सपोजर नहीं होता है, तो आपका रंग, अब मेलानिन कम बनेगा, आपकी स्किन का रंग जो है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो जो भौगोलिक चीजों की वजह से है, उस पर गर्व और शर्म दोनों का कोई मतलब बनता ही नहीं। और मैं जब भाषा विज्ञान पे भी थोड़ी सी बात कर रही थी, तो मैंने ये चीज देखी कि एक रेस जब दूसरे से लड़ रही होती है और कहीं उसे जीत लेती है गलती से, तो उसके खिलाफ उसके लिटरेचर में, उसके प्रतिदिन के मुहावरों में, बातचीत में एक अलग तरह का जो है वो घृणा से लिपटे हुए शब्द इस्तेमाल करना वो शुरू करते हैं। तो जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे और चीजों को देखना शुरू करेंगे उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके सौंदर्य के मानदंड हैं वो बहुत ज्यादा पक्षपाती हैं और बहुत ज्यादा जो है वो नैरो माइंडेड है। जो आज आपके यहाँ आपके सौंदर्य के मानदंड हैं, आप तमाम ट्राइब्स में जाएंगे तो वहाँ स्त्री पुरुष दोनों उसी तरह से एक ही जैसे सजते हैं। ऐसा नहीं है कि महान हिंदू धर्म में स्त्री को सर से पैर तक जो है वो छेद दिया है,
कि तुम्हारे माथे पे बिंदी भी अच्छी लग रही है, मंगलसूत्र भी अच्छा लग रहा है, सिंदूर भी अच्छा लग रहा है, पुरुष आराम से फ्री होकर घूम रहा है। भाई तो हम इतना सौंदर्य मापदंड बनाती है, कुछ तुम भी कैरी कर लो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है यार, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। तो नहीं, तो आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि जो सौंदर्य के मानदंड हैं, आपको उनके पीछे जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि उनके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, और फिर इन पर बात करनी चाहिए जितना बात आप कर सकते हैं। ये जो सौंदर्य है वो भी लोग कहते हैं दृष्टि सापेक्ष है, मुझे लगता है बहुत कुछ वो राजनीति सापेक्ष है। आप कैसे किस तरह से चीजों को, कैसे कोई समाज इवॉल्व हुआ है, उसने किस किस को जीता है। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में आप भी जान रहे हैं कि गालियां ज्यादा 90% गालियां स्त्री के खिलाफ हैं। मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर ये मात्र सत्तात्मक समाज होता तो ऐसा नहीं होता। मैं ये भी इमेजिन करती हूँ कि अगर ये मात्र सत्तात्मक समाज होता तो सौंदर्य के मानदंड सारे पुरुषों के लिए बनाए गए होते और स्त्रियां तय कर रही होती कि बॉस तुम अब अच्छे लग रहे हो और अब अच्छे नहीं लग रहे हो, थोड़ा सच संवर के रहा करो। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो सौंदर्य के मानदंड हैं वो सिर्फ ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है और आपने उनको बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वरना तमाम दुनिया के देशों में और तमाम अलग अलग ट्राइब्स में सौंदर्य की परिभाषा एक ही होती, लेकिन हम देखते हैं वहाँ अलग अलग है। तो ये सारी चीजें भी मुझे लगता है कि वो मसला दृष्टि सापेक्ष का नहीं है, उसके पीछे तमाम युद्ध और राजनीति और उठापटक का एक पूरा इतिहास है। एक बहुत क्लोज सोसाइटी में जहाँ औरत चेहरा भी नहीं दिखा सकती है, वहाँ सौंदर्य के मानदंड अलग हैं। हम लोग अगर पुरानी तरफ जाएं तो मुझे याद आता है, शायद ये जापान का किस्सा था या चीन का, मैं शायद कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन छोटे पाँव को वहाँ सौंदर्य का मानदंड माना जाता था और इस वजह से पूरी पैर की उंगलियां मोड़ दी जा रही थी स्त्री की। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर, और वो भी बहुत सामंती फ्यूडल सोसाइटी थी रही है, ऐसा शायद जापान की बात है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसे हम सौंदर्य के मानदंड मानकर चल रहे हैं, उनकी फोर्सिंग पावर, उनकी जो ड्राइविंग पावर है, वो किस तरह की सत्ता और किस तरह की मेंटालिटी, किस तरह की चीजों से संचालित हो रही है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में उनका बस चले तो सर से पांव तक स्त्री को पूरा छेनी हथौड़ी लेके एकदम छेद डाले और बोले अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो, क्योंकि तुम ना चलने फिरने के लायक हो ना कुछ काम करने के लायक। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो बार बार समझाया जा रहा है अब तुम बहुत अच्छी लग रही हो, वो इंची टिप लिया किसने है अपने हाथ में, उसको लेने वाले हैंड्स कौन से हैं जो डिसाइड करें कि अच्छा भाई तुम्हारा फिगर अब बहुत अच्छा है। वो हमें देखना पड़ेगा कि वो इंची टिप किस पेट्रियार्कल हैंड्स के हाथ में है, यानी सोसाइटी किस तरह का है की है। तो अगर जहां आप ये सारी चीजें डिकोड करना शुरू करते हैं, सौंदर्य के सारे परिभाषाएं आपको बेमानी लगने लगेंगी, आपको समझ में आ जाए। मतलब अगर इतनी ही सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, और सबसे मतलब आई एम सो सॉरी मैं खराब शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत घटिया वाहियात बात ये है कि आपको ये भी बताया जाए साथ में कि बड़ा साइंटिफिक है। कुछ भी साइंटिफिक हो जाता है भाई हमारे देश में, तो सारा साइंटिफिक चीजों का सिंदूर मंगलसूत्र बिछिए सब इतना साइंटिफिक है बॉस, तो सिर्फ अकेले स्त्रियां इसका लाभ क्यों उठाएं, पुरुष कब उठाएंगे? मैं तो उनके साथ खड़ी हूँ। नीरा, आपकी बात से एक और बात याद आई कि शादी के लिए मंगलसूत्र, चूड़ी सबके लिए लड़कियों को बचपन से तैयार किया जाता है, मगर सेक्सुअल हेल्थ पर बात करने के लिए अभी भी वाले साउंड निकलते हैं कि इस पर बात नहीं करनी है, इसको थक कर रखो, इसको छुपा कर रखो। क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत सारे टैबू हैं उसमें सेक्सुअलिटी भी, मतलब सेक्स पे बात करना भी एक टैबू है। तो बाहरी चीजों पे तो बहुत बात करनी, मतलब बात क्या करते हैं, तैयार करते हैं। देखिए इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। जब एक लड़की को बार बार जो है, वो बेचारी एक छोटा बच्चा है 3-4 साल से, वो देखना शुरू करती कि हर साल जो है तमाम स्त्रियां सजती हैं, दिन भर भूखी रहती हैं और चांद को जो है वो दिया आरती दिखा के फिर कुछ खाती पीती हैं और बड़ा, और उसको ग्लैमराइज, उसको रोमांटिसाइज भी किया जाता है भूखे रहने को। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी आपकी उल्टी सीधी प्रैक्टिस है बॉस, वो आप कर रहे हैं बेवकूफाना, लेकिन उसके साथ एक सामने जो छोटा बच्चा है या छोटी बच्ची है, आप उसकी मानसिक इस तरह की परवरिश कर रहे हैं कि उसे भी, उसको पता है भूखे रहने में कोई आनंद नहीं है,
जैसे इस पर एक बात आई तो फिर मुझे फिर देखिए मैं अपने बाबा की बहुत बात करती हूँ। जैसे बचपन में दादी कहती थी कि यार यार ये रख के बेकार है, तो कोई फास्ट फास्ट नहीं रखती, तो बेटा तुम ये, फिर वो प्रलोभन भी दिए जाते हैं, देखो तुम ये रख लो फिर ऐसा होगा वैसा होगा, ये ला देंगे वो ला देंगे। एक और मैं और बाबा जी एक ही थाली में खाना खाते थे हमेशा से, और वो क्लास मतलब 5 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक हम एक ही साथ खाना खाते रहे, है ना, एक ही थाली में दाल चावल जो भी होता था सब किसी। तो एक दिन वो कोई ऐसी था शिवरात्रि या जो भी रखिए कोई एक्सरसाइज जन्माष्टमी टाइप का कोई फास्ट था, तो दादी ने पटा लिया मुझे बाबा के जाने के बाद, छुट्टी थी, रख लो बेटा बहुत ही पुण्य होता है वो होता है उनकी कहानी। और छोटा बच्चा बेचारा क्या हाँ रख लिया उसने पूरा दिन। शाम को जो है खाना खाने बाबा बैठे तो अच्छा बाबा इन सारी चीजों के बहुत खिलाफ, इस तरह की कोई बेवकूफाना हरकत नहीं करनी है। अब मैं उनके साथ खाने के लिए आऊं नहीं, तो बाबा कह रहे क्या हो गया बेटी तुम पहले खा चुकी? तो हमने कहा नहीं आज हम व्रत रखे हैं। अब बाबा उस समय तो कुछ नहीं बोले, बोले अच्छा ठीक है। फिर बोले यहाँ आओ बैठो, फिर बैठे, बोले तुम देखो तुम अच्छा हम भी नहीं खाएंगे। तो अब मैं बड़ी दुखी हो गई बात सुन के कि दिन भर तो उन्होंने काम किया, वो खाना क्यों नहीं खा रहे। तो बोले देखो हमारी बिट्टी नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। तो हमने कहा नहीं अरे आप बीमार हो जाएंगे, आपने दिन भर इतना मेहनत की है। तो बोले देखो हमारा बच्चा अगर खाना नहीं खाएगा तो हमारे गले के नीचे से कैसे एक अन्न उतरेगा, तो तुमने किसके लिए व्रत रखा है? तो हमने कहा दादी ने बोला भगवान जी के लिए रखा है। तो भगवान जी हैं, अच्छा भाई भगवान जी कौन है? तो अब भगवान ही क्या कहते, तो भवानी कहते थे। भगवान जी जो हैं वो सबके पिता हैं, ऐसे ही सुनते आए हम लोग ने, रिपीट कर दिया, जो सुना वो रिपीट कर दिया। तो बोले वो कैसा पिता है जो एक अपने बच्चे के भूखे रहने पे खुश होता है? लॉजिक समझ में आ गया, खाना साथ में खा लिया चुपचाप, और उसके बाद कभी कोई फास्ट नहीं रखा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप ईश्वर के नाम पर खुद को या किसी और को भूखा कैसे मार सकते हैं बॉस, क्योंकि ऐसा अगर वो पिता भी है मान लेते हैं, जैसे वो नहीं मानते थे, वो थोड़ा एथिस्ट थे, तो लेकिन वो कहते हैं मान लेते हैं वो पिता है, जैसे तो आप लोग पोर्ट्रेट करते हैं, तो बताइए ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने ही बच्चे के भूखे रहने पे खुश होता हो? फिर वो कहते हैं कि मतलब उस लॉजिक से दुनिया के सारे व्रत फिर वही नल एंड वॉइड हो गए, क्योंकि फिर ऐसा कौन सा प्रेमी है, पति है या वो है कि जो दिन भर अपनी प्रेमिका या पत्नी के भूखे रहने पर खुश होता हो? कोई लॉजिक नहीं है। अगर वो है तो फिर इसका मतलब सैडिस्टिक प्लेजर वाला आदमी वो तुमको प्रताड़ित करके खुश होता है, फिर तो किसी और तरफ प्रताड़ित भी करेगा, तैयार रहो। तो आपको ये समझना पड़ेगा सोशल कंडीशनिंग में कि आपको जिन चीजों के साथ पाला जा रहा है उनका लॉजिक कुछ नहीं है, और जब आप उनपे थोड़ा गहराई पे बात करते हैं तो लोग बिदक जाते हैं। आप कह रहे थे ना कि ये सारी चीजें बड़ी समझाई जाती है, सिंदूर मंगलसूत्र बिछिया और ये वो, और सेक्स पे बात नहीं करते हैं। मतलब भारत की पॉपुलेशन दुनिया में 2nd नंबर पे और हम सेक्स पे बात नहीं करते हैं, जस्ट इमेजिन। क्योंकि आप उस पे बात करेंगे तो आपको थोड़ा बोल्ड थोड़ा वैसा समझा जाएगा, एंड और आप कभी, और यही वजह है कि हमारे यहाँ सेक्स से जुड़े हुए तमाम जो यूटीआई प्रॉब्लम, तमाम जो दिक्कतें हैं वो बहुत होते हैं, बहुत हैं, और कई बार तो वो बिना ट्रीटमेंट के ही झेलते हुए महिलाएं बुरी हालत में पहुंच जाती है, क्योंकि वो उनको बात करना नहीं सिखाया गया, उनको उस तरह की मतलब फिजिकल हाइजीन जो है जो उस पर हमारे यहाँ खुलकर कोई बात ही नहीं होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जानबूझकर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपसे दूर रखी जाती, क्योंकि उस पर जब बात होगी ना तो दीवारों के जो इश्तेहार हैं उन पे भी बात होगी। याद आ गया आपको मर्दाना कमजोरी और ये मर्दाना कमजोरी? इश्तेहारों से याद आया कि हमारे यहाँ हर चीज का एक नुस्खा होता है, वो सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक का मौजूद रहेगा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सारी ऐसी चीजें सर्कुलेट होती है। तो और इसमें नहीं फंसना चाहिए। एलोपेशिया को लेकर भी संभवतः ऐसे बहुत सारे नुस्खे प्रचलित हैं। जी आपने काउंटर हुआ होगा डेफिनेटली सबसे। पक्का मैंने बताया ना 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक उन्होंने सर को लैब बना के रख दिया था, घर और उनके मतलब आसपास के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये लगा लीजिए ये हो जाएगा। अच्छा होना कुछ नहीं होता है, वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और आखिर में फिर आपको लगता है कि आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया है सही ट्रीटमेंट तक पहुंचने में।
तो अगर कोई परेशानी है भी और आप उसे दूर ऑब्वियसली दूर करना चाहेंगे, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। आप अपने यहाँ के सबसे बेहतरीन जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाएं, और स्पेशली आप जो है जो इस तरह के केसेस डील करते हैं उनसे मिलें। मतलब आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, आप इस तरह से जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उनसे मिलें। और यही वजह है कि जब बहुत बाद में आफ्टर मैरिज जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, तो एक बार ये भी हुआ कि चलो अच्छा इस पे एक बार देख ही लेते हैं कि इसका कुछ है भी कि नहीं, क्योंकि इतने साल तो वैसे भी तब पता नहीं क्या क्या इस पे लगा। और फिर मैं 16-17 की एज में तो मैंने रिवोल्ट कर दिया कि अब कुछ नहीं करना है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो उन्होंने खैर जब आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर बाकी लोग थोड़ा शांति हो जाते हैं, तो आप बच गए बहुत लंबे वक्त तक। तो जब मैं यहाँ आई तो मैं सीधे एम्स से ही गई, और वहां पे फिर उन्होंने बोला कि देखिए वो बहुत सीधे सीधे बात करते हैं, जैसे उस पर कॉन्फ्रेंस भी हुआ मेरे वाले केस पे, तो उन्होंने बोला कि देखिए हमने तमाम टेस्ट और सारी चीजें देख ली हैं, हाँ हमें लगता है ये स्कारिंग है, तो ट्रीटमेंट से अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए कहीं पे कुछ बाल आ भी जाते हैं तो अगेन वो चूंकि बढ़ता हुआ है, स्कारिंग एलोपेशिया लगातार पैच बढ़ रहा है और कहीं नई जगह बन रहा है, तो वो आप यहाँ पे आ भी गए तो कहीं और जगह वो बनता रहेगा। तो ट्रांसप्लांट वाला प्रॉब्लम है वो हो नहीं सकता। आप इस पे करेंगे ट्रीटमेंट, आप कितना ट्रीटमेंट करेंगे, ज्यादातर वो आपको एस्टेरॉइड वगैरह देंगे, और उससे तो जब वो एस्टेरॉइड आता ही तब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि देखिए सर के ऊपर वाले हिस्से से सर के भीतर वाला हिस्सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं कोई साइड इफेक्ट झेलने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए, है ना, बाल वाल सब। आप फिजिकली कैसे दिखते हैं इट डजंट मैटर, आप अपने आप को टैलेंटेड बनाएं, आप अपनी ख्वाहिशों को अपने इंटरेस्ट को पूरा कीजिए, आप सबसे बेहतरीन हैं दुनिया। मैं अपने क्लास में स्टूडेंट से भी ये बात कहती हूँ कि आप कैसे दिखते हैं, मतलब डजंट मैटर। मैंने कई बार ये बात कही है, यहाँ भी बोलना चाहूंगी कि आप जैसे दिखते हैं उसका इंप्रेशन सिर्फ शुरू के 5 मिनट रहता है। जब तक शायद आप बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना शुरू करने के विद इन 5 मिनट्स आप कैसे दिखते हैं ये मैटर करना बंद कर देता है। फिर उसके बाद उसी 5 मिनट में डिसाइड होता है कि सामने खड़ा व्यक्ति जो बड़ा इंटरेस्ट लेकर आपसे बात करने आया था, वो आपसे अगले 25 मिनट बात करना चाहता है, 5 मिनट में वापस निकल जाना चाहता है। आपका रंग रूप, आपका स्किन टोन, आपका कलर, आपका हाइट, ये सारा चीज आपने बाई चॉइस नहीं हासिल किया है। आप खुश रहते हैं तो आप सबसे सुंदर लगते हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज मुस्कान है। आप मुस्कुरा देंगे किसी भी हालत में तो खूबसूरत हैं, और उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, दुनिया को बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है सर पे, ठीक है। ये हमेशा ऐसे से बोलती रहती है, तो इसलिए खुश रहिए। बहुत अच्छी रही आपके साथ बातचीत आज की। और एक जो चीज मैं बार बार महसूस कर रही थी वो ये कि एलोपेशिया ने आपको एक डिफरेंट सा स्टाइल दे दिया है, और आप एक स्टाइल आइकॉन बन गई हैं। अरे बड़ी मजेदार बात ये है योगिता जी कि जहाँ मैं हूँ, मेरे स्टाफ रूम से लेकर स्टूडेंट्स तक मुझे कहते हैं मैम ये वेयर करना, मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं, मैं कहती हूँ मैं सिखाती हूँ, तो लोग फॉलो करते हैं, तो खुशी होती है, अच्छी बात है ना। तो यही बात है, बॉस स्टाइल क्रिएट करो, फॉलो मत करो कुछ, है ना। तो और आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको अगर स्कार्फ करना पसंद नहीं, जैसे मैं क्यों करती हूँ, मैं उसका कारण बताऊँ। आपको लगेगा कि हम बोल रहे हैं तो पूरा हम ऐसे ही चले, हमें क्या दिक्कत है, मतलब हम नहीं देख रहे हैं, दुनिया हमें देख रही है, हम अपने आप को देखिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, अलग बात है। हालांकि अपने साथ सहज होना सबसे जरूरी चीज है। एक चलते एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरे बने संदीप, तो जिनसे बाद में हम लोगों ने शादी कर ली, रजिस्टर मैरिज कर लिया, क्योंकि वो इंडियन वाला तो हमें पसंद, हम दोनों को ही पसंद नहीं था। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपकी परेशानी, और बहुत फिल्टर भी करती है चीजें। जैसे संदीप ने जो प्रपोज किया तो मैं हमेशा टालती रही कि यार नहीं मुझे करनी वाली नहीं है शादी, तो लेकिन एक बार तो बड़ा मजेदार के साथ मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूं क्या, कहते रहने दो मुझे खुद ढूंढूंगा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम सीधी बात बोलो, है ना, ये मत करो अब। तो ठीक है। और वो घर आता था ऐसे ही, मतलब मैं कभी कुछ कवर अप नहीं करती थी उन दिनों, ऐसे ही अपना कुछ काम करते थे, बाल भी उस समय तक लंबे थे, लेकिन
कभी कवर किए कभी नहीं किया ऐसे। तो और जो आपको प्यार करता है ना, वो हर हाल में आपको प्यार करता है। कोई आपको देखकर प्यार कर रहा है तो बहुत दिक्कत तलब चीज है, क्योंकि आप जैसे आज दिख रहे हैं वैसे 5 साल बाद, उसके 10 साल बाद नहीं दिखने वाले। तो क्या होगा, प्यार हवा हो जाएगा दोस्त, फिर क्या करोगे। तो मैंने एक बार कहा संदीप से कि यार सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जाके किसी तुम अच्छी खासे यार टॉल फेयर हैंडसम लड़के हो, जाके किसी से शादी कर लो, या मैं ढूंढ लेती हूँ। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त, मतलब क्लोज फ्रेंड। तो कह रहा है कि अच्छा तो तुम एलोपेशिया के लिए मुझसे ऐसे कह रही हो। तो मैंने कहा नहीं, एलोपेशिया के लिए मुझे शादी नहीं करनी यार, कुछ तो कहना पड़ेगा ना तुम्हें मना करने के लिए। तो मैंने उसे मना किया, मैंने कहा यार छोड़ो। फिर उसने मम्मी से कहा, मतलब अपनी मम्मी को पटाया। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, वो हाँ कह दे तो भाई हमें कोई एतराज नहीं, कर लो शादी। लेकिन मम्मी एक सामान्य मम्मियों जैसी थी, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि नीरा को तो एलोपेशिया की प्रॉब्लम है। तो संदीप ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि प्यार तो इनसे ऊपर चीज है ना, वो क्या है वो मैं जान रहा हूँ। और ठीक है, दूसरी चीज उसने कही कि जिंदगी में जो परेशानियां हैं या फिजिकल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, वो अभी है या आफ्टर मैरिज। मतलब मान लीजिए कि अगर ये आफ्टर मैरिज होता, तो क्या अगर ये प्रॉब्लम मुझे होता आफ्टर मैरिज, तो क्या नीरा मुझे छोड़ देगी। तो प्यार तो उससे ऊपर चीज है ना, प्यार करते हैं तो यार करते हैं, उसमें फिर कोई मतलब नहीं है, फिर फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो मैं इसीलिए बोलना चाह रही हूँ कि मेरे दोस्तों तक और लाइफ पार्टनर तक एलोपेशिया ने बड़ी भूमिका निभाई एकदम। तो जो क्लोज फ्रेंड था उसी ने मुझे कहा कि यार चल हम लोग शादी कर लेते हैं। चल ठीक है कर लेते हैं। तो अभी तक हम ऐसा नहीं, हम सैकड़ों चीजों पे डिसएग्री हैं, खूब हमारे बहस होती है, झगड़े होते हैं। एंड ऑफ द डे वी आर गुड फ्रेंड। तो हम एक दूसरे को खूब बहस बूस करने के बाद भी कहते हैं देखो फाइनली यार अच्छा ही जाते हैं ना, तो सजेशन है भाई। तो ऐसा वाला चलता रहता है। अपीयरेंस हमेशा सेकंड उस पे चला ही जाता है। उसको फर्स्ट मत बनाइए अपनी जिंदगी, उसको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि सस्टेन हमेशा आपकी क्वालिटीज करेंगे। बस इतना ही कहना है। थैंक यू। मैंने काफी समय ले लिया। नहीं हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट हेल्थ शॉर्ट्स पर आकर इतनी सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार नीरा जी, आज आपसे बात करके हम सभी को बहुत अच्छा लगा। हम भी बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। यकीनन हमारे युवा साथी भी अब ये समझ गए होंगे कि ब्यूटी का कोई भी स्टीरियोटाइप आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी खुशी और सुकून से बड़ा नहीं। इसलिए अपने सुकून पर ध्यान दीजिए। आप जो पाना चाहते हैं अपने सपनों पर फोकस कीजिए। शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार।